हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और दोस्तों, आरआरबी के सभी एग्जाम, अब चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हो या आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी या फिर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही सेलेक्ट किए हैं। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताए जाएंगे, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, भार का एसआई मात्रक है। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन का एसआई इकाई, इकाई का मतलब मात्रक होता है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही होती है, लेकिन दूरी क्या होती है? अदिश। विस्थापन क्या होता है? सदिश। ठीक है, तो जो दूरी की इकाई होती है वही विस्थापन की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। मीटर ही दूरी का मात्रक होता है, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विभवांतर की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए कूलाम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी वाट। दोस्तों, विभवांतर, विभवांतर की एसआई मात्रक होता है विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो दोस्तों, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस के 11 मीटर, 10 की पावर 12 मीटर, 10 की पावर माइनस के 12 मीटर और 10 की पावर प्लस के 11 मीटर। तो दोस्तों, 1 पिकोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी एपीडियो स्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के द्वारा समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी धनात्मक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक। किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। दोस्तों, ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सदिश किसको कहते हैं? सदिश की डेफिनेशन क्या होती है? सदिश वो होता है कि इसमें जो हो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें परिमाण भी चाहिए और प्लस में दिशा भी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा अगर हमारा आंसर आता है -30, हमारा आंसर क्या आता है? माइनस के 30। मान लो, चलो हमने बल ले लिया, जैसे बल एक सदिश राशि है, तो बल का मात्रक होता है -30 न्यूटन। तो आपने कभी भी माइनस में आंसर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम +30 न्यूटन लिख के देंगे और साथ में उसकी दिशा लिख देंगे। जैसे मान लो बाईं ओर लिख देंगे वस्तु के। ठीक है, बाईं ओर, तो ये बाईं ओर जो हो ये इंडिकेट कर देगा कि ये माइनस में आंसर, मतलब इसकी दिशा दूसरी साइड है। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? ऑप्शन ए 60 जूल, ऑप्शन बी 120 जूल, ऑप्शन सी 240 जूल, ऑप्शन डी 180 जूल। दोस्तों देखो, 120 न्यूटन ये वैल्यू दे रखी एफ की, यानी कि बल। ठीक है, एफ बराबर कितना दिया? 120 न्यूटन। और यहाँ पर उसने उठाया। अब देखो, जैसे ये बक्सा है, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पर एक लड़का है। ठीक, तो इस लड़के ने ये बक्सा उठाकर और अपने सिर पर रखा यहाँ पर। ठीक, तो 2 मीटर उठा लिया इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कितना? 2 मीटर का विस्थापन कर लिया इसने। ठीक है, तो ये विस्थापन ही तो हो गया। पहला बक्सा नीचे रखा था, फिर इसने उठाकर अपने सिर पर रख लिया। ठीक, तो 2 मीटर का विस्थापन हो गया। तो यानी ये किसकी वैल्यू है? ये है डी की वैल्यू, 2 मीटर। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? कार्य। तो कार्य बराबर होता है एफ गुणा डी, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो 120 गुणा 2 आ जाएगा, तो 120 की 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 240। मात्रक होता है इसका जूल, 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, ऑप्शन बी विस्थापन पर, ऑप्शन सी बल और विस्थापन के बीच कोण पर, ऑप्शन डी लागू बल पर। देखो दोस्तों, कार्य का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। कार्य क्या होता है? W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो देखो, विस्थापन पर भी ये निर्भर करेगा और बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करेगा और बल पर भी करेगा। तो यानी कि इसके फॉर्मूले में कहीं भी वेग नहीं है। ठीक है, तो ये वेग पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र नहीं है? ऑप्शन है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये लिखा P बराबर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक, नेक्स्ट P बराबर वी आई, P बराबर वी गुणा आई। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 P बराबर आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, P बराबर वी आई, ये 10th क्लास में भी है फॉर्मूला, P बराबर वी आई। ठीक है, अब देखो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ओम का नियम V बराबर क्या, आई आर। तो जैसे ही हम V की जगह पर ये आई आर यहाँ पर पुट करेंगे, V की जगह पर आई आर कहाँ, P वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, P बराबर आ जाएगा, देखो V की जगह पर रख देंगे आई, और एक आई यहाँ पर पहले से ये गुणा में, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर। इस हिसाब से हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या है, हमारा शक्ति का सूत्र है। ठीक है, लेकिन उसने कहा शक्ति का सूत्र नहीं है। अब पहले वाले को चेक कर लेते हैं, तो ये V में और R में है। तो देखो ओम के नियम से हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल कर यहाँ P वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक, तो देखो P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R बराबर क्या आ जाएगा, I, ये R जो है इधर V के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा V, तो ये वाला। ठीक है, और I की वैल्यू रख रहे हैं हम क्या, V अपॉन R, तो V का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा R। तो दोस्तों यही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, तो ये भी हमारा शक्ति का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे के सारे शक्ति के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन आरआरबी ने अपने एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। अब देखो दोस्तों, एक रबड़ है, जैसा आप अपने हाथ में रबड़ लीजिएगा, ठीक है, तो रबड़ को जैसे ही आप खींचोगे दोनों हाथ में पकड़ के, ठीक है, तो ये आपने फुल एक्सटेंशन कर लिया इसका रबड़ का, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा कि जो रबड़ है उस पर आपको कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक साइड से छोड़ोगे वो अपने आप जो हो वो गति करनी स्टार्ट कर देगी। तो इसका मतलब आपको कोई उसे ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस ऐसी ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अपलोड की जाती है, और जिसमें सभी क्वेश्चनों को डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। तो दोस्तों आप उस क्लास को भी देख सकते हो, और उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, उस करंट अफेयर की क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं वो क्वेश्चन भी आरआरबी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आरआरबी के हिसाब से जो हो करंट अफेयर के क्वेश्चन को उस क्लास में लिया जाता है, और बाकी एग्जाम के लिए भी, अगर आप बाकी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी वो क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आप उस क्लास को भी ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आप यूपी पुलिस और एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो इनके भी प्रैक्टिस सेट हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं, और जिनके लिंक मैंने इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 2.4, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन सी 250। दोस्तों देखो उसने कहा कि एक घर में कितनी ऊर्जा, 900 गुणा 10 की पावर 6 ऊर्जा, ये हमें ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है, ऊर्जा की वैल्यू, ठीक है, कितनी, 900 और गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये जूल में दे रखी है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यूनिट, इकाई, इकाई का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यानी यूनिट की संख्या पूछी है, और दोस्तों यूनिट की संख्या को हम बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा, यानी हमें यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो अगर हम जूल को किलोवाट घंटा में बदलना हो, जूल को किलोवाट घंटा में बदलना हो तो स्टार बनाकर मैं लिख देता हूँ, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं। कितने, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम ऊर्जा की वैल्यू दी हुई है, हम इसको 3.6 गुणा 10 की पावर 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये अब आंसर हमारा किस में आ जाएगा, किलोवाट घंटा में आ जाएगा, और किलोवाट घंटा को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट जाएगी, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगी। अब 9 से काट देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000,
और नीचे काट देंगे 9 चौक कितना आ जाएगा 36, 4 से भाग देने पर ये आ जाएगा 250। तो दोस्तों 250 यूनिट की ऊर्जा होगी, ठीक है, खर्च होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। अब दोस्तों देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा K बराबर गतिज ऊर्जा, K बराबर 1/2 mv² होता है, K बराबर 1/2 mv²। अब अगर मैं 2 की इस 2 की इधर गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा 2K बराबर आ जाएगा mv², इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं दोनों साइड अगर m से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 2km बराबर इधर हो जाएगा m² v², ये हो जाएगा। अब 2km बराबर, अब दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इनको दोनों का स्क्वायर जो है एक साथ लिख दो इस तरीके से। अब आपने पढ़ा होगा संवेग P बराबर फॉर्मूला होता है mv, P बराबर क्या होता है mv, ठीक है। तो यहाँ पर 2km किसके बराबर आ जाएगा p² के, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो p, तो ये आ जाएगा दोस्तों p बराबर अंडर रूट में 2km, अंडर रूट में 2km, या अंडर रूट में 2km को छोड़ो, यहाँ से सीधा देखो जो k है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब संवेग के कैसे प्रोपोर्शनल है, तो ये तो इसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने संवेग का मान 3 गुना कर दिया, कितने गुना 3 गुना, तो जैसे ही हम p की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन सी मांसपेशियां, ऑप्शन डी स्थिति ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप हथौड़े को ऊपर उठाते हो इस तरीके से, ठीक है, ऊपर उठाते हो तो क्या होता है, किस तरीके का बन गया, तो क्या होता है यहाँ से, तो दोस्तों अब आपको यहाँ से जो है इस पर बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह थोड़ा नीचे आएगा और इसकी जो है गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, और यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। तो कमी क्यों होगी, क्योंकि जब हमने हथौड़ा ऊपर उठा दिया तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हैं दोस्तों ये, ठीक। अब देखो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 किलोग्राम kg, और ऊंचाई h की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 मीटर, और G की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। अब देखो हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊर्जा। तो देखो दोस्तों ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर mgh, क्या होता है mgh। तो सिंपल इनकी वैल्यू रख देंगे, तो m की वैल्यू 11, G की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू कितनी है 5। तो जैसे ही आप 9.8 की गुणा करोगे किससे 5 से, तो ये गुणा करके आएगा 49, ठीक है, और 11 की गुणा करोगे जैसे ही 49 से तो ये आ जाएगा 9, और 9 और 4 13, और 4 और 1 कितना 5, यानी 539 जूल आ जाएगा। दोस्तों 11 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सभी कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सभी कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हो। तो 539 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसी बंदूक से बुलेट मतलब गोली दागे जाने पर गोली की गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए बंदूक की तुलना में कम, ऑप्शन बी अगणनीय, ऑप्शन सी बंदूक की तुलना में अधिक, ऑप्शन डी बंदूक के बराबर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंदूक की तुलना में गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर सपोज करो जितनी गतिज ऊर्जा से गोली आगे बढ़ रही है उतनी ही गतिज ऊर्जा से बंदूक पीछे हटती, तो बंदूक चलाने वाला जहाँ पर खड़ा होता वहीं पर खड़ा हुआ ना रहता, क्योंकि बुलेट की जो स्पीड होती है, बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होती है, गोली की जो गतिज ऊर्जा होती है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होती है, और वो किसी भी लक्ष्य को आसानी से भेद जाती है स्पीड की वजह से ही अपनी, ठीक है, गतिज ऊर्जा की वजह से। और बंदूक की क्या गतिज ऊर्जा कम होती है, बस हल्का सा झटका लगता है बंदूक चलाने वाले को। लेकिन वहीं सपोज करो अगर बंदूक की तुलना में कम होती गोली की गतिज ऊर्जा, तो देखो गोली वहीं पर गिर जाती बंदूक से निकल कर। अगणनीय होती तो फिर तो बंदूक चलाने वाला ही वहाँ खड़ा हुआ ना रहता, ठीक है। और अगर बंदूक, तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बंदूक की तुलना में अधिक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन ए द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, तो आप एक बात बताओ, जैसा आप दुकान पर कुछ सामान लेने गए, मान लो 1 किलो चीनी लेने गए, क्या लेने गए 1 किलो चीनी,
तो ऐसा थोड़ा ही ना कि आप दुकान पे 1 किलो चीनी लेने गए और दुकान वाले ना आपको 1 किलो चीनी तोल कर दे दी और आप उसको ले आए अपने घर, तो घर आकर ऐसा थोड़ा ही ना कि 1 किलो की आधी किलो हो जाएगी या 2 किलो हो जाएगी, रहेगी तो वो तब भी 1 किलो ही। तो यानी कि द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जिसका स्थान बदलने पर भी मान परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाश वर्ष क्या था, मतलब किस वर्ष में न्यूटन ने अपने गति के नियम दिए थे। ऑप्शन ए 1678, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1687। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1687 में न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कौन कौन से दिए थे? तो इसको देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट का इंतजार करेंगे या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ये आसानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, ऑप्शन बी न्यूटन के गति के पहले नियम पर, ऑप्शन सी उष्मा गति का नियम पर, ऑप्शन डी न्यूटन के गति के सभी नियम पर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। तृतीय नियम क्या है न्यूटन के गति का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो रॉकेट से जब रॉकेट में क्या होता है, जो गैस है वो निकलती है, ठीक है, तो जो गैस होती है वो तो पीछे की साइड को निकलती है, ठीक है, तो उस पर तो फोर्स पीछे को लगता है और उसी की वजह से जो है रॉकेट आगे को भागता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है यहाँ पर, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? ऑप्शन ए जड़ता, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी चुंबकत्व, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जड़ता। जड़ता के कारण पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। जड़ता क्या होता है दोस्तों? जड़ता का मतलब होता है जड़त्व का नियम जो है ये दिया गया था और इसमें कहा गया था कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो वस्तु उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है, वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करती। अब जैसे मान लो बस में खड़े हुए हैं और बस चल रही है, तो बस चल रही है तो जैसे बस में हम खड़े हुए हैं तो हमें जो हो जैसे ही बस चल रही है और चलते चलते रुक जाती है तो जो बस में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो आगे की साइड को झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नीचे वाली बॉडी होती है वो तो बस के संपर्क में होती है और जो ऊपर वाली बॉडी होती है वो बस के संपर्क में नहीं होती, तो वो लगातार जो है गति करती रहती है, ठीक है। अब बस तो एकदम रुक गई तो जो निचली वाली बॉडी है वो तो क्या होगी? रुक जाएगी, लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या होगी? वो गति करने का ही काम करेगी, तो इस वजह से व्यक्ति आगे की साइड को झुक जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब तक इस पर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जाएगा, इन मेज पर जो पुस्तक रखी हुई हैं, ठीक है, तब तक ये अपने ही स्थान पर रखी रहेंगी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। ऑप्शन ए दुगुना, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 3 गुना। दोस्तों इसका सही आंसर है 0। 0 क्यों होगा? देखो जैसा मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रखा, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा। अब मान लो दो लड़के हैं जिनको मैंने कहा कि भाई इस बॉक्स को खींचो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों लड़के हैं वो समान बल लगा रहे हैं, ठीक है। जो लड़का इधर की साइड को बल लगा रहा है, जितना मान लो 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दूसरा वाला भी इधर को 10 न्यूटन का ही बल लगा रहा है। कितने का? 10 का इधर को लग रहा है तो 10 न्यूटन का इधर को लग रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई? नेट फोर्स। अब मुझे बताओ ये वस्तु इधर की साइड जाएगी या इधर की साइड जाएगी? तो आप कहोगे कि सर जब 10 न्यूटन का बल इधर की साइड लग रहा है, 10 न्यूटन का बल इधर की साइड लग रहा है, तो वस्तु ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वस्तु अपनी ही जगह रहेगी, ठीक है। तो बल क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। ऑप्शन ए दाब, बल, संवेग, प्रणोद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रणोद। प्रणोद एक प्रकार का बल ही होता है, लेकिन ये क्या करता है? ये हमेशा वस्तु के लंबवत कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। ऑप्शन ए 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ द्रव्यमान की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 ग्राम, लेकिन द्रव्यमान की वैल्यू हम किलोग्राम में नापते हैं, तो यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करनी होगी। तो जैसे ही हम भाग करेंगे तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5, यानी 1/5 किलोग्राम आ गया। 1/5 क्या आ गया? किलोग्राम, ठीक है। आगे उसने कहा कि इसकी गतिज ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं? गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं K से, और K बराबर कितना दे रखा? 10 जूल। आगे उसने कहा कि इसका संवेग बताओ, संवेग यानी P की वैल्यू बताओ। तो दोस्तों देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला निकाल कर दिखाया था, P स्क्वायर बराबर होता है 2km। क्या होता है? 2km। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2km। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 गुना K की वैल्यू कितनी है? 10, और M की वैल्यू कितनी है? M की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/5। यहाँ पर रखेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10।
अब ये 2 गुणा 2 बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, मात्रक हो जाएगा इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। ये फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है हाइपो, उसका रासायनिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैंगनी। बैंगनी रंग की जो गति होती है वो सबसे कम होती है। इसी वजह से क्या होता है, जो वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उन धूल के कणों को भेद नहीं पाता है, और क्या होता है वो टकरा कर, जैसे यहाँ पर धूल का कण है तो इधर से बैंगनी रंग का प्रकाश आ रहा है, तो ये इसको भेद नहीं पाएगा और इससे टकरा कर हल्का बहुत ही आगे जाएगा। ठीक है, और इससे टकरा कर वरना सारा का सारा अधिकांश 99% ऊपर चला जाता है, और इसी की वजह से आसमान का रंग भी हमें कैसे दिखाई देता है, नीला। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलाम आवेश को करने में कितना कार्य करना पड़ता है? ऑप्शन ए माइनस के 30 एम्पियर, ऑप्शन बी प्लस के 30 एम्पियर, ऑप्शन सी माइनस के 30 जूल, ऑप्शन डी प्लस के 30 जूल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अभी हम बाद में बताएंगे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। V बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट, विभवांतर की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट। ठीक है, और Q आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3 कूलाम। तो देखो W बराबर होता है V गुणा Q। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, विभवांतर V बराबर होता है W बटे Q, तो Q की इधर गुणा हो जाएगी, तो W बराबर आ जाएगा V गुणा Q। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, Q की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 दिया कितने हो जाएंगे 30, मात्रक होता है इसका जूल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही साइंस के प्रैक्टिस सेट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।